के नाम पर इंसानियत हो रही है शर्मसार, लॉ एंड ऑर्डर की उड़ रही है धज्जियां, खामोश है सरकार। नौजवानों की ली जा रही है जान, तुम हिंदू हो या मुसलमान। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर हुआ सक्सेस, मगर इस आग में जल रहा है हिंदुस्तान। बंगाल में भी नफरत की फिजा हुई तेज, कभी हावड़ा कभी बेलगछिया में टारगेट हुए मुसलमान। क्या अब घरों से निकलना हो जाएगा मुश्किल, इस खौफ में जीने लगे हैं इंसान। एमएलए अतिन घोष ने लगाई मुस्लिम नौजवानों की जान की कीमत महज 50,000। प्रशासन हुई फेलियर, अवाम हो रही है लाचार। वाह रे सरकार। आदाब, मैं हूं शमा अफरोज और शमा टाइम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहलगाम मामले के बाद देश में नफरत की फिजा तेज होने लगी है। पहलगाम मामले का इंसाफ का डिमांड हर धर्म हर जाति के लोगों ने किया था। यहाँ तक कि हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कश्मीरी हो, कश्मीरियों को भी देखा गया था नारेबाजी करते हुए और इंसाफ का डिमांड करते हुए। मोदी सरकार ने इंसाफ का डिमांड करते हुए ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए नजर आए और ऑपरेशन काफी सक्सेस भी होता हुआ नजर आया है। मोदी सरकार का ये ऑपरेशन सिंदूर का मैं भी स्वागत करती हूँ, तहे दिल से स्वागत करती हूँ, क्योंकि ऑपरेशन इस तरह से मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत भी थी आतंकवादियों के खिलाफ और आतंकवादियों पर इस तरह, ताकि आतंकवादी जो है वो इस तरह की हरकत करने से बाज आ जाए। मगर अब देखने को मिल रहा है कि ये आग पूरी हिंदुस्तान को अपनी चपेट में लेने लगी है। उत्तर प्रदेश और एमपी के बाद अब पश्चिम बंगाल भी इसकी चपेट में आ गया है। गुज़िश्ता 2 रोज पहले आपने देखा मेरी वीडियो में कि किस तरह से हावड़ा जिले में एक टोटो चालक और एक तेल बेचने वाले 2 गरीब लोगों को सिर्फ जय श्री राम के नारे नहीं लगाए जाने पर पीटा गया और उसे हिंद और वो चूंकि वो मुसलमान था। वहीं आपका गुज़िश्ता कल रात बेलगछिया के पाइक पाड़ा इलाके में देखा गया कि सिर्फ मुसलमान होने की वजह से एक नौजवान को मॉब टारगेट बनाती है और जबरदस्त पिटाई करती है। सिर्फ पिटाई ही नहीं बल्कि ये कहते हुए, ये बोलते हुए कि मार, क्योंकि ये मुसलमान है, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। मैं उसमें बहुत सारे ऐसा वर्ड का इस्तेमाल किया गया है जो मैं अपनी जबान से यहाँ बयान नहीं कर सकती हूँ, बल्कि आप मेरे वीडियोज में सुनेंगे। उसके साथ ही साथ आपको बता दें कि मोहम्मद सलीम नामक एक बंदा की पिटाई होती है उर्फ सनी के नाम से उसका पुकारू नाम है। इसके अलावा मोहम्मद अरशद और मोहम्मद फिरोज की भी पिटाई होती है, मगर चूंकि मोहम्मद अरशद और मोहम्मद फिरोज वो पहले ही भाग जाते हैं मॉब से बचकर, मगर मोहम्मद सलीम नामक जो बंदा होता है, जो नौजवान होता है, वो उस मॉब के चपेट में आ जाता है और बुरी तरह से पिटाई की जाती है, जिसका वीडियो इतना दर्दनाक है कि देखने के बाद दिल दहल रहा है। आखिर क्यों मारा जा रहा है, मारने के पीछे का कारण क्या है, क्यों इनको टारगेट बनाया गया है, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। मोहम्मद सलीम ने अपने घर वालों से बात करते हुए ये कहा है कि क्यों मारा गया, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होने की वजह से उसे मारा गया। सुनिए पहले उस वीडियो को कि मोहम्मद सलीम क्या कहते हैं। पहचानते थे? क्या बोला था? मुसलमान है, मार मदद को बोला मुसलमान है, मार। ठीक है, पहचानते थे? क्या बोला था? मुसलमान है, मार मदद को बोला मुसलमान है, मार। ठीक है, पहचानते थे? क्या बोला था? मुसलमान है, मार मदद को बोला। मुझसे पूछा गया कि मैं मुसलमान, मैंने कहा कि मैं मुसलमान हूँ। उसके बाद मेरे ऊपर बांस से हमला किया गया और बेधड़क मेरी पिटाई की गई। ये कहना खुद मोहम्मद सलीम का है, जो इंजरी हालत में, बुरी तरह जख्मी हालत में स्ट्रेचर पे लेटा हुआ है, ना उसको होश है ना और कुछ है। ऐसे हालात में अगर वो साजिश, अगर क्या रच सकता है, क्या झूठ बोल सकता है कोई भी मरीज। और मोहम्मद सलीम के इस बात को, इस स्टेटमेंट को किस तरह से कंडम करते हुए नजर आ रहे हैं डिप्टी मेयर अतिन घोष। ये हैरत की बात है। सुनिए सरपरस्त चैनल में डिप्टी मेयर अतिन घोष ने क्या कुछ कहा है और किस दरियादिली, किस दादादिली के साथ कह रहे हैं कि ये मजहब का मामला नहीं है, यहाँ पे मजहब को आड़ में ना लाया जाए, ये धार्मिक मामला नहीं है। मॉब जो है वो मुसलमान होने के नाते पीट रहा है और डिप्टी मेयर अतिन घोष कह रहे हैं कि इसको धार्मिक मामला से ना जोड़ा जाए। खुद मीडिया को ही रोक रहे हैं ये बात कहने पे। आप सुने सरपरस्त न्यूज चैनल के इंटरव्यू में, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में क्या समझ आ रहा है, ये मजहब का नाम से कुछ नहीं हुआ।
क्योंकि पूरा जो फुटेज वीडियो हम लोग देखा, ये लोग का साथ कोई बात नहीं हुआ, ये तीनों लड़का के साथ कोई बात नहीं हुआ। अचानक उसको वो लोग वहाँ पर खड़ा था, वो लोग किसी को ढूंढने आया था, 20 लड़का मोटर बाइक लेके ढूंढने आया था। वो लोग शायद दमदम की वो जो बेदियापाड़ा से आए थे, हम लोग को जो पता चला पुलिस से, और पुलिस से डीसी ने हमको वीडियो फुटेज दिखाया। वो लोग अचानक उसके ऊपर हमला किया, बात करने का कोई मौका ही नहीं था। तो इससे मजहब का कोई बात नहीं आ रहा है। हॉस्पिटल में जाके बात किया, वो लोग बोला नहीं, हमसे कोई पूछा नहीं, आके मार दिया। तो मजहब का बात आगे कैसे? ये ऐसा माहौल मत आप लोग फैलाइए, क्योंकि आप लोग को सच जानना चाहिए। सच है, ये कोई मजहब का बात नहीं है, गुंडागर्दी का काम है। ये पुलिस का थोड़ा तो वीकनेस है। मगर यहाँ सिर्फ एक रात के 12:30 बजे, जबकि पूरी रात जो है वो कोलकाता जागता रहता है। कोलकाता में लोग जो है वो आना जाना करते रहते हैं, कभी इमरजेंसी की हालत में हो या फिर इसी तरह से तफरीह के लिए भी लोग निकलते हैं। और हर जगह पुलिस प्रशासन रात में होती भी है, देखने को भी मिलता है। मगर कहाँ चूक हो रही है, बंदा कहाँ से आ रहा है? ये एक मॉब जो आ रहा है, बाइक पे आ रहा है, हाथ में लाठी है, बॉटल है, विकेट है, इस तरह का हथियार है, इस तरह की चीजें लेकर ये मॉब जो है वो लेक टाउन के बदियापाड़ा इलाका एक है, वहां से ये मॉब आता है पाइकपाड़ा। यानी कि लेक टाउन के बदियापाड़ा आने से लेकर पाइकपाड़ा, बेलगछिया पाइकपाड़ा आने तक का जो रास्ता है उसमें तकरीबन 5 से 6 सिग्नल मिलता है। पहला सवाल। दूसरा सवाल कि 3 से 4 किलोमीटर के अंदर इसका डिस्टेंस जो हो रहा है, बदियापाड़ा से लेकर पाइकपाड़ा तक का डिस्टेंस जो हो रहा है वो तकरीबन 4 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर दूर आता है ये मॉब और हाथ में लाठी, डंडा, बॉटल सब लिए रहता है। और इस तरह से मुसलमान होने के नाते मोहम्मद सलीम को टारगेट बनाता है और उसकी पिटाई करता है। इसमें जो आप तस्वीर में भी देख रहे हैं, बुरी तरह से पिटाई करती है, जिसके कारण मोहम्मद सलीम का आंख के ये हड्डी, आंख और चिक के पास, गाल के पास जो हड्डी होती है, ये हड्डी टूट गई है। डॉक्टरों का कहना है कि ये हड्डी, यहाँ की हड्डी टूट गई है, नाक की हड्डी, यहाँ की हड्डी टूट गई है। जो जख्म के आप तस्वीर भी आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे, और साथ ही साथ उंगली फ्रैक्चर हो गया है। इस तरह से आंख, नाक और हाथ की जो हड्डी टूटी है, ये 3 चीज इस कदर इंजोर्ड हुआ है कि अब डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि आंख का बचना भी, मोहम्मद सलीम का बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। यानी कि एक आंख से वो माजूर भी हो सकता है मोहम्मद सलीम। क्यों? सिर्फ धर्म के नाम पर, सिर्फ मुसलमान होना मोहम्मद सलीम के लिए इस कदर गुनाह हो गया, इस कदर पाप हो गया कि वो मुसलमान क्यों हुआ? या फिर मुसलमान है तो क्या मुसलमानों को जीने का हक नहीं है? सिर्फ धर्म के नाम पर चंद जो नफरती चिंटू जो है वो इस तरह की राजनीति को अपना रहे हैं और इस तरह का ह्यूमर बना करके पश्चिम बंगाल का माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लिया जा रहा है। प्रशासन क्यों खामोश है ये समझ नहीं आ रहा है। हैरत की बात है कि प्रशासन खामोश क्यों है, क्यों इन लोगों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही है। मोहम्मद सलीम को जख्मी हालत में वहां से पहले आरजीकर अस्पताल ले जाया जाता है, उसके बाद वहां से अपोलो अस्पताल शिफ्ट कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है उसका बेहतर इलाज के लिए। मगर यहाँ सवाल ये उठता है कि मौका वारदात, यानी जहां पे इंसिडेंट हुआ है पाइकपाड़ा, वो टाला थाना के अंतर्गत वो एरिया पड़ता है, और वो जहां पे इंसिडेंट हो रहा है वहां से सिर्फ थाने की दूरी जो है महज 100 से 150 मीटर की दूरी बताया जा रहा है। 100 से 150 मीटर की दूरी पर होते हुए भी मोहम्मद सलीम की तकरीबन 20 से 25 लोग जो है, मौत जो है उसको घंटों पीटते रहा और इस तरह से लहूलुहान कर दिया। उसके बावजूद भी पुलिस के कान तक ये खबर नहीं गई। अपोलो के आईसीयू रूम में मोहम्मद सलीम जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। वो माजूर भी हो सकता है एक आंख से, या फिर उसकी जान भी जा सकती है। वहीं दूसरी जानिब मोहम्मद फिरोज और मोहम्मद अरशद का इलाज भी जारी है।
मगर आखिर ये मॉब है कौन? बताया जा रहा है कि मोहम्मद सलीम रैपिडो ड्राइवर था, जो रैपिडो चलाकर अपने बूढ़े माँ बाप और अपने भाई की परवरिश करता था, क्योंकि वाहिद वो अपने घर में कमाने वाला था। आखिर ये मॉब गरीब लोगों को ही टारगेट क्यों बना रही है? हैरत की बात यह कि लॉ एंड ऑर्डर कहाँ जा रहा है? ये लॉ एंड ऑर्डर का हुआ क्या है और किस तरह से चरमराया है? पश्चिम बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर पर अब टीएमसी एमएलए और डिप्टी मेयर अतीन घोष ने ही सवाल उठा दिया है। अतीन घोष ने सरपरस्त के इस न्यूज में, आप देखें कि सरपरस्त न्यूज चैनल है, उनके इस वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं पश्चिम बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर पर। पहले अतीन घोष के इस वीडियो को सुनिए। लॉ एंड ऑर्डर का तो प्रश्न है, ये तो हम लोग का भी अभियोग है। जो लॉ एंड ऑर्डर ठीक होना चाहिए, क्योंकि रात में 20 लड़का मोटर बाइक लाके घूम के किसी को मार के चला जाएगा, ये तो ठीक नहीं है। ये लॉ एंड ऑर्डर का वीकनेस है, इसको सुधारना पड़ेगा। तो आपने सुना कि डिप्टी मेयर अतीन घोष ने लॉ एंड ऑर्डर पर, पश्चिम बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा कर दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अंडर में पुलिस डिपार्टमेंट आता है, तो क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को और सारी जिम्मेदारियों को छोड़कर पुलिस डिपार्टमेंट में बैठ जाना चाहिए और थाना में बैठना चाहिए? क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एमएलए, काउंसलर और एमपी नहीं चुनना चाहिए, उनके रिप्रेजेंटेटिव? क्योंकि इनके रिप्रेजेंटेटिव तो ये कहते हुए बच जाएंगे कि मैं अपना कॉन्स्टिट्यूंसी का मालिक हूं। क्या हर इलाके, हर थाना और हर जगह पर जाकर मुआयना करना पड़ेगा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को? या मुख्यमंत्री अब हर जगह खुद सड़क पर उतर करके अब इन तमाम चीजों का जायजा लेंगी? आखिर ये सरकार के रिप्रेजेंटेटिव कहना क्या चाहते हैं और करना क्या चाहते हैं? या फिर स्टेट को इन लोगों की मदद से ही स्टेट को पूरा आग में झोंकने की साजिश रची जा रही है, कोशिश की जा रही है? क्योंकि बार बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जबान से ये सुना गया है कि मैं फसाद और मैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति को बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपने गुज़िश्ता रोज भी देखा कि मुर्शिदाबाद मामले में भी उन्होंने कहा है कि मैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति, मुझे वोट मिले या ना मिले, मगर मैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति को न कल बर्दाश्त की थी, ना आज की हूं और न करूंगी। तो तमाम कामों को छोड़ करके क्या सरकार अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एमएलए की जिम्मेदारी भी खुद निभाएंगी, एमपी की जिम्मेदारी भी खुद निभाएंगी, काउंसलर की जिम्मेदारी भी खुद निभाएंगी और पुलिस प्रशासन की भी जिम्मेदारी खुद निभाएंगी? ये सरकार के रिप्रेजेंटेटिव करना क्या चाह रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता है कि इसके खिलाफ एक कड़क कानून बनना चाहिए? एक कानून, ऐसा कानून बने कि ताकि इन लोगों को सजा मिले। यहाँ तो अभी एफआईआर हुआ नहीं कि लोग बेल की कॉपी लेकर थाना पहुंच जाते हैं, कोर्ट पहुंच जा रहे हैं। ऐसे में अगर फौरन से फौरन अगर बेल हो जाता है, और मजे की बात तो ये रहती है कि हमारे ये थाने में बैठे ऑफिसर जो होते हैं, ड्यूटी ऑफिसर जो होते हैं, वो ऐसा मुकदमा दर्ज करते हैं, ऐसे धाराएं लगाते हैं, आसानी से वो बेल ले ले। ऐसी धाराएं नहीं लगाई जाती कि नॉन बेलेबल हो, जिसमें बेल ना मिले। अगर बेल अगर 2-4 लोगों को अगर इस सख्ती के साथ अगर लगाम लगा दिया जाए, तो बंगाल की फिजा जिस तरह से खराब करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, नफरती चिंटू, शायद वो कंट्रोल में आ सके। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर अगर इसी तरह से रहा, तो पश्चिम बंगाल में भी लोग क्या अब अपने अपने घरों से निकलना बंद कर देंगे? क्या दूसरे स्टेट की तरह पश्चिम बंगाल भी होगा? क्या यूपी और एमपी के बाद पश्चिम बंगाल का नाम को शामिल किया जाएगा? क्योंकि पश्चिम बंगाल में कभी भी इस तरह की राजनीति नहीं देखी गई है, या इस तरह का माहौल नहीं देखा गया है। आखिर क्यों इस तरह की राजनीति हो रही है, या फिर क्यों इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है? हैरत की बात यह है कि इन चंद जगहों पर जहां जहां हुआ है, वहां पे प्रशासन को भी भागीदार यानी हिस्सेदार देखने को मिला है, क्योंकि प्रशासन कहीं पर भी एक्शन मूड में नजर नहीं आई है। आखिर क्यों? कि रात 12:30 बजे ये करीब ये एक्सीडेंट होता है, और उसके बाद जो है आज शाम 6-7 बजे के करीब में एमएलए अतीन घोष वहां पहुंचते हैं मौका पर और उसके घर वाले से मिलते हैं। इस दरमियान ना ही
घर वालों से मिलने के लिए एमपी सुदीप बंदोपाध्याय जाते हैं, ना एमएलए अतिम घोष को दिन भर टाइम मिलता है, और ना ही वहां की काउंसलर 3 नंबर वार्ड की काउंसलर जो है दीपिका चक्रवर्ती, उनको तक का टाइम नहीं मिलता है। सिर्फ वोट की राजनीति के लिए, वोट अगर वो आपको देंगे तो इंसाफ का गुहार किससे लगाएंगे? वो किससे उम्मीद करेंगे कि उनके साथ इंसाफ हो? ये अगर किसी के साथ भी होता है, हिंदू हो या मुसलमान हो, ये अगर किसी के साथ भी होता है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़क से कड़क एक्शन लिया जाए, ताकि उनको ये याद रहे और दूसरा कोई करने से पहले 10 बार सोच ले कि अगर मैं इस तरह का अगर इंसिडेंट करता हूं या इस तरह की अगर हरकत करता हूं तो इसकी सजा मुझे क्या होगी। ये इसलिए भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि इस तरह के इंसिडेंट के लिए हमारे देश में कोई कानून नाम की चीज नहीं है, कोई कानून नहीं बनाया गया है कि अगर इस तरह की बातें होती है, अगर मॉब अगर आकर के मारता है, मॉब अगर एक भीड़ अगर आकर हमला करती है, तो इसके लिए कौन कौन सा धाराएं लगनी चाहिए, किस किस धारा के तहत आप इसके खिलाफ कड़क एक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे ये भी देखने को मिल रहा है कि अगर थाने में अगर जाता भी है अगर कोई FIR करवाने के लिए, जो इसके खिलाफ कंप्लेन लेने से भी कतराती नजर आ रही है। क्यों भाई, क्यों पुलिस प्रशासन कंप्लेन लेने से कतराएगी? और अगर कंप्लेन लिया भी जा रहा है तो उसको साथ साथ बेल दे दिया जा रहा है। अगर ये बेल अगर मिल जाता है तो जाहिर सी बात है कि आज हावड़ा और बेलगछिया में हुआ है, कल पूरा पश्चिम बंगाल जो है इसकी चपेट में आएगा। कहीं मुसलमानों को मारा जाएगा तो कहीं हिंदुओं को मारा जाएगा, और जो स्टेट के लिए ही, जो सिर्फ देश के लिए, हमारे स्टेट के लिए भी खतरनाक साबित होगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी बेलगछिया में ही 27 अप्रैल को एक वाकया पेश आया था। 22 अप्रैल को पहलगाम मामला होता है, और 27 अप्रैल को बेलगछिया के उसी पाइकपाड़ा इलाके में जहां पे आज का ये इंसिडेंट हुआ है, उसी पाइकपाड़ा इलाके में उसी जगह पे शेख अमन नाम के एक नौजवान को रोका जाता है, चूंकि वो डिलीवरी बॉय होता है और वो कुछ सामान डिलीवरी करने के लिए जाता है, और वहां पे उसे मुसलमान होने के नाते उससे पहले उसका नाम पूछा जाता है, उसके बाद उसे वो मुस्लिम होने कहता है कि मैं मुसलमान हूं, उसके बाद जो है वो इस तरह से उसको भी पीटा जाता है, उसे भी टॉलरेट किया जाता है। पहले देखिए इस वीडियो को कि शेख अमन भी क्या कह रहे हैं। 27 अप्रैल का ये वीडियो है, पहलगाम हमले के ठीक 3 दिन बाद। मेरा नाम इसके अमन है। इसके अमन, हम ऑर्डर देने गए थे, बिग बास्केट में काम करते हैं, तो बिग बास्केट से इंदिरा लोक वहाँ एक कॉम्प्लेक्स है हाउसिंग, वहाँ पर ऑर्डर देने गए थे। ऑर्डर देकर वहाँ से आ रहे थे। अब वहाँ एक लड़का मुझे रुकाकर मुझे पूछा कि हिंदू है या मुस्लिम हो, बांग्ला में पूछा। अच्छा। हम बता नहीं पाए, हम बोले क्या बोल रहे हैं, बोला हिंदू या मुस्लिम है। हम मुस्लिम जैसे बोले हैं, सब गाली देने लगा। अब गाली देने लगा है, हम उतर गए गाड़ी से, मारने आ गया था सामने। हम गाड़ी से उतर गए हैं, गाड़ी का चाबी निकाल लिए। अब मेरा फ़ोन आ रहा था कंपनी से कि लेट हो रहा है, जल्दी आओ, ऑर्डर बिन पड़ा हुआ है। तो हम कॉल ऐसे निकाले, फ़ोन निकालने के बाद फ़ोन ऐसे बंद करके पॉकेट में रखे, बस वो फ़ोन छीन लिया। अच्छा, फ़ोन छीन के गाड़ी में पटक दिया मेरा। कौन लोग थे, जानते उन्हें? नहीं, लड़का को हम नहीं जानते कोई भी। कितने लोग थे? वो टाइम 5-6 लड़का था, फिर उसके बाद जब मारना स्टार्ट किया तो 17-18 लड़का से ज़्यादा था। अच्छा, घटना एग्जैक्ट हुआ कहाँ? वो पाइक पड़ा आइस ऑफ स्पाइस बगल गली में हुआ है। मतलब 7 टैंक का इलाका ही है ना वो? हाँ, 7 टैंक से। मतलब फिर उसके बाद क्या हुआ आगे बताइए? उसके बाद बातचीत करते करते मोबाइल छीना, पटक दिया, तो फिर गाली देने लगा, मारने सामने आया, तो वहाँ से हटकर हम दूसरा लड़के के पास गए। बोले देखिए ऐसा ऐसा कर रहा है, तो वो समझाने के लिए उसको बहुत टाना, सब नशा में था, सब A to Z लड़का नशा में था। अब वो लड़का को सब साइड किया है। अब हम गाड़ी लेकर निकल रहे थे, मेरा एक फ्रेंड भी था, अब अचानक से मारना स्टार्ट कर दिया सबको। पहले जो घटना, इसका पहले ये घटना घटा था, उसमें भी मजहब का नहीं था। ये लोग कुछ लोग ये बढ़ रहा है, वो अपने तरफ से एक फूड सप्लायर का गाड़ी में जा रहा था स्विगी को, उसका ऊपर दारू पी के एक रास्ता क्रॉस कर रहा था, उसको साथ धक्का लग गया। वो जो स्विगी जो यहाँ का लड़का है उसको पिटा दिया। पिटा देने के बाद दोनों के मारपीट हुआ, यही बात है। इसमें भी मजहब नहीं था। और घुसरी वाला बात हुआ था, उसमें भी मजहब नहीं था। घुसरी में जो टोटो जो चलाता ना, घुसरी हावड़ा घुसरी, उसका बाद वो आपका मेरा जुरिडिक्शन है, बात नहीं करने से क्या।
जहाँ पे शेख अमन बता रहा है कि 10 से 15 लड़का जो है उसे टारगेट करता है और इस तरह से उसकी पिटाई करता है। तो पश्चिम बंगाल में अगर इसी तरह से अगर लॉ एंड ऑर्डर रहा, हैरत की बात तो यहाँ ये भी है कि जब डिप्टी मेयर अतीन घोष से ये पूछा जाता है कि हावड़ा में भी इस तरह का एक इंसिडेंट हुआ है, तो मीडिया से क्या जवाब दे रहे हैं अतीन घोष, क्या यहाँ मेरे क्षेत्र की बात कीजिए, यानी कि अतीन घोष डिप्टी मेयर अतीन घोष जो है वो बेलगछिया काशीपुर का एमएलए है, तो सिर्फ जवाबदेही जो है वो अपने इलाके का ही देंगे। सरकार के रिप्रेजेंटेटिव होकर इस तरह का गैर जिम्मेदार बयान कितना हद तक का सही है, और प्लस एक नहीं दो उनके ऊपर जिम्मेदारी है। एक तो डिप्टी मेयर की जिम्मेदारी और दूसरा वो खुद बेलगछिया काशीपुर के एमएलए भी है, यानी कि दोनों लिहाज से वो सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हो रहे हैं। किस तरह से इसे रोकथाम करने की जरूरत है, किस तरह से इस पर लगाम कसने की जरूरत है, ये जवाब देने के बजाय वो खुद को बचते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के मुतालिक ही हम मुझसे लोगों से जब मैं बातचीत की और वो कुछ लोगों से जब बातचीत हुई तो उन लोगों का कहना है कि डीसी नॉर्थ की जानिब से टाला थाने में बुलाकर इनको माली मदद पहुंचाने का काम किया गया है डीसी नॉर्थ की जानिब से, और टाला थाने में ही इन तीनों नौजवान के घर वाले को 50-50 हजार रुपए दिया गया है, ये कहकर कि ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिया है। ताज्जुब हो रहा है कि नौजवानों के जान की कीमत महज 50 हजार रुपए, और वो भी ये कहकर कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिया है। इसमें कितनी हद तक सदाकत हो सकती है, या फिर ये पुलिस की ही लीपअप होती है, ताकि पुलिस जो है अपने ऊपर से अपने दामन पे जो दाग लग रही है, लॉ एंड ऑर्डर का जो धज्जियां ये लोग उड़ा रहे हैं, कहीं अपने दामन को बचाने के लिए तो ये बात नहीं कही जा रही है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये 50 हजार रुपए करके दिया है। 50 रुपया पैसा को ठीक से खर्च करना है तुमको घर में, ये इलाज करनी है, ये बता दे। फिर जाओ जरा फिर जाओ, अम्मा को भेजो, अम्मा को भेजो, अम्मा को भेजो, अम्मा को भेजो, अम्मा के लिए नहीं अम्मा को ले जाओ, तुम जाओ जाओ जाओ। कितना सर बोलिए? 50,000 ठीक है। 29 जून साल 2024 में बऊ बाजार में एक वाकया पेश आया था, जहां पे बऊ बाजार हॉस्टल में एक नौजवान चाय बेचने वाले की पिटाई जो है बुरी तरह से की जाती है। इस कदर उसकी लिंचिंग की जाती है कि मौका पर ही उसकी मौत हो जाती है, वो भी मुस्लिम नौजवान। तो उसकी बीवी को ये आश्वासन दिया जाता है, ये उम्मीद दिलाई जाती है कि तुमको कांस्टेबल की नौकरी दी जाएगी, मगर साल भर होने को जा रहा है, अब तक ना उसकी बीवी को कांस्टेबल की नौकरी मिली है और ना ही उसके 2 छोटे छोटे बच्चे को कोई देखने वाला है। उसी बेलगछिया और काशीपुर के इलाके के ही अंतर्गत में पड़ता है यह। बऊ बाजार हॉस्टल में इस तरह से एक नौजवान की पिटाई की जाती है और इस कदर पीटा जाता है कि उसकी मौत हो जाती है। वो भी चाय बेचने वाला है और वो बेलगछिया की रहने वाली वो गरीब, उसकी बीवी अपने 2 बच्चों के साथ 1 साल से जिंदगी जूझ रही है और उसका देखने वाला कोई नहीं है। हैरत की बात तो ये है कि वहां की काउंसलर दीपिका चक्रवर्ती जो है वो जाती भी है तो 1 हफ्ते के बाद ये नींद से बेदार होती है। उसके बाद वो चाय बेचने वाले के घर पर उसकी अहलिया उसकी वाइफ से जाकर मुलाकात करती है। ये तो 1 हफ्ते के बाद काउंसलर की नींद खुलती है, मगर एमएलए अतीन घोष की नींद जो है वो तकरीबन 20 से 25 रोज के बाद खुलती है। उसके बाद वो मौका पर जाते हैं, उसकी वाइफ के हाथ में महज 50,000 रुपए देकर वो अपना दामन को वहां से छुड़ा लेते हैं। क्या मुस्लिम नौजवानों की जान की कीमत अतीन घोष एमएलए अतीन घोष ने सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए लगाई है? इस तरह की मौत के खिलाफ क्यों कोई कड़क एक्शन नहीं लिया जा रहा है? क्या सरकार को नहीं चाहिए कि इसके खिलाफ कोई कड़क कानून बनाया जाए कि अगर इस तरह की कोई इंसिडेंट अगर करता भी हो तो उसके खिलाफ कड़क से कड़क एक्शन ली जाए?
आप क्या सोच रहे हैं इस वीडियो को लेकर? क्या इस तरह की राजनीति, इस तरह के प्रोपेगेंडा होनी चाहिए? कौन कौन लोग इसके जिम्मेदार हो रहे हैं? कमेंट्स करके जरूर बताएं। और साथ ही साथ अगर YouTube पर देख रहे हैं तो समा टाइम्स को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो HT न्यूज लाइव को फॉलो जरूर करें और उसे लाइक करें। इसे ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें।